सो हेलो एवरीवन, कैसे आप सब? उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे। एंड आई नो कि वीडियो हो सकता है थोड़ी सी टाइम से लेट गई हो, क्योंकि अभी मैं इसकी रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। थोड़ा सा लेट कर रहा हूँ, इसीलिए वीडियो भी लेट पहुँचेगी। और कुछ टेक्निकल इशू होने की वजह से मैं वीडियो को उस फॉर्मेट में रिकॉर्ड नहीं कर पाया अपने कैमरे वाले में। बट इस फॉर्मेट में आपको वीडियो मिल जाएगी एंड समझाने का पूरा कोशिश करूँगा। आपको केवल वाइट बोर्ड दिखेगा। आज मेरा थोपड़ा आपको देखने को नहीं मिलेगा, बट सॉरी, अगली बार से आपको देखने को मिल जाएगा। एंड आज का जो अपना टॉपिक है वही वेक्टर का लेक्चर नंबर 2। ओके, जितने भी बच्चे नए हैं उनको मैं बता दूं कि अगर आप वेक्टर, जैसे हिंदी में सदिश कहते हैं, है ना, यहाँ पर पढ़ाने वाला मैं हिंदी मीडियम में ही हूँ, लेकिन कुछ वर्ड मैं इंग्लिश की यूज़ करूँगा। और यू नो दैट कि आगे चल के आपको फिर से इंग्लिश का प्रयोग तो करना ही पड़ेगा, है ना। आगे चल के इंग्लिश तो आएगी आएगी, तो बढ़िया रहेगा आपके लिए कि आप अभी से चीज़ों को अडॉप्ट करना सीख जाओ। ओके, तो अब यहाँ पर मैं किसकी बात करने वाला हूँ? वेक्टर की बात कर रहा हूँ। वेक्टर की बात करने वाला हूँ, सदिश की। इससे पहले इसका जो पार्ट 1 है उसको मैं पढ़ा चुका हूँ। उसके अंदर मैंने आपको सदिश के बेसिक कॉन्सेप्ट बता दिए थे। सदिश कितने प्रकार के होते हैं, ये सारी चीज़ें बताई थी। 1 मिनट में शॉर्ट सा रिवीजन करते हैं। अपन ने क्या देखा था? मैंने आपको सबसे पहले इंट्रोड्यूस कराया था भौतिक राशियों के बारे में। भौतिक राशि वे राशियाँ होती हैं जिनका मापन संभव है। जैसे जैसे कि लंबाई, आप किसी भी चीज़ की लंबाई को माप सकते हो। जैसे किसी भी चीज़ का तापमान, आप तापमान को माप सकते हो कि किसी भी चीज़ का टेम्परेचर कितना है। लेकिन आप किसी भी चीज़ से कितना प्यार करते हो, ये नहीं माप सकते। आप कितने अच्छे हो, इस चीज़ को मापा नहीं जा सकता, है ना। इसको आंकड़ों में मापा नहीं जा सकता। तो वो भौतिक राशि वो चीज़ें होती हैं जिन्हें मापा जा सकता है ना। और जिन्हें नहीं मापा जा सकता वो अभौतिक राशि होती है। अब भौतिक राशियों को भी अपन कई राशियों में विभाजित करते हैं। अपन ने 2 राशियों को देख लिया था, एक हो गई सदिश, दूसरी हो गई अदिश। अदिश के अंदर कोई डायरेक्शन नहीं होती थी, यानी कि कोई भी दिशा नहीं होती थी, दिशा इसके अंदर नहीं होती थी। उदाहरण के लिए मैं बात करूँ तो, उदाहरण के लिए मैं यहाँ पर बात करूँ तो उदाहरण के लिए हो गया अपना द्रव्यमान, है ना। तो द्रव्यमान की कोई दिशा नहीं होती। अपना वजन, वजन की कोई दिशा नहीं होती। अपनी लंबाई, इसकी कोई दिशा नहीं होती। कोई चीज़ कितनी लंबी है भाई, उसकी क्या दिशा होगी, है ना। लेकिन अगर मैं सदिश राशियों की बात करूँ तो इसके अंदर आ जाता है अपना वेग, है ना, कि आप किस स्पीड से चल रहे हो और आप किस दिशा में चल रहे हो, ये इंक्लूड हो जाता है। बल, बल यानी फोर्स, किसी भी चीज़ पर अगर आप बल लगा रहे हो तो फर्क इससे भी पड़ता है कि आप किस दिशा में बल लगा रहे हो। जैसे ये एक वस्तु है, इस पर आप इधर से बल लगा रहे हो 5 न्यूटन का, और इधर से भी बल लगा रहे हो 5 न्यूटन का, तो ये वस्तु कहीं पर भी नहीं जाएगी। क्यों? क्योंकि दिशा विपरीत है, तो दिशा से फर्क पड़ता है ना बल पर, है ना। इस वस्तु पर दोनों तरफ से बराबर बल लग रहा है तो वस्तु कहीं पर भी गति नहीं करेगी। तो ये अपनी सदिश राशि और अदिश राशि का बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, जिससे पिछले लेक्चर के अंदर अपन पढ़ चुके हैं। तो भौतिक राशियों को 2 भागों में बांटा था, वेक्टर और स्केलर। वेक्टर के भी फिर बहुत ज़्यादा टाइप होते हैं। इन सारे टाइप्स को अपन पढ़ चुके हैं कि वेक्टर के आगे चल के कितने टाइप्स होते हैं, है ना। इन सारी चीज़ों को लगभग देख चुके हैं और अपने लिए मेन टॉपिक अब यही है, वेक्टर, इसको पढ़ना। तो पहले पिछला लेक्चर देख कर आ जाए, क्योंकि उसके अंदर मैंने बहुत सारे नियमों को बताया है, जैसे सदिश योग का नियम। उनको अगर आपने पढ़ लिया तो फिर आप आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। ओके, है ना। सबसे पहले वेक्टर का मैंने आपको फॉर्मेट बताया था कि वेक्टर जो होता है हमारा इस फॉर्मेट के अंदर होता है। थोड़ा सा पेन का साइज बड़ा करेंगे, है ना। जो वेक्टर होता है वो हमारा इस फॉर्मेट का होता है। ए वेक्टर इज इक्वल टू ए डॉट इनटू ए कैप। अब ये होता क्या है, इसको थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं, है ना। ए वेक्टर इज इक्वल टू ए डॉट ए कैप, है ना। यहाँ पर ए क्या होता है? ए होता है परिमाण, जिस भी राशि को अपन ले रहे हैं परिमाण। और ए कैप क्या होता है? ए कैप होता है उसकी दिशा, ए कैप होता है उसकी दिशा। और ए वेक्टर क्या होता है? सदिश। जैसा कि मैंने आपको बताया, सदिश राशि क्या होती है, उसके अंदर परिमाण तो होता है। परिमाण होने का मतलब क्या है? परिमाण होने का मतलब है किसी भी चीज़ को अपन माप रहे हैं। जैसे मैंने कहा था ना, लंबाई को मापा जा सकता है 6 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 1 मीटर, है ना। तो अपन लंबाई को माप सकते हैं, तो उसी को परिमाण कहते हैं, आंकड़ों में निर्धारित करना। तो जैसे मैं किसी भी वस्तु है ना, मैं किसी भी वस्तु है उस पर इस तरीके से पूर्व दिशा में, पूर्व दिशा में बल लगा रहा हूँ। पूर्व दिशा में क्या लगा रहा हूँ? बल लगा रहा हूँ मैं किसी भी वस्तु पर 5 न्यूटन का। कितना बल लगा रहा हूँ? 5 न्यूटन का बल लगा रहा हूँ। तो अब उस कंडीशन के अंदर, जब मैं वस्तु पर 5 न्यूटन का बल लगा रहा हूँ, तो वस्तु पर बल कितना लग रहा है? 5 न्यूटन का। तो उसका परिमाण कितना हो गया? 5 न्यूटन। जब उसकी दिशा क्या है? उसकी दिशा है पूर्व दिशा। अब पूर्व दिशा को मैं कैसे दर्शाऊंगा? देखो, इस तरीके से दिशाओं को दर्शाया जाता है। ये दिशा पूर्व हो गई, ये दिशा पश्चिम हो गई, ये दिशा उत्तर हो गई, ये दिशा दक्षिण हो गई, है ना। ये आपका दाहिना हिस्सा हो गया, ये आपका बायां हिस्सा हो गया। इस तरीके से दिशा को आप ग्राफ के ऊपर दर्शाते हो, जैसे मैं आपको पिछले लेक्चर के अंदर अच्छे तरीके से समझा चुका हूँ 3D में डायग्राम बना के, है ना। इसको जनरली एक्स अक्ष बोलते हैं, इसको माइनस एक्स अक्ष बोलते हैं, इसको वाई अक्ष कहा जाता है, इसे माइनस वाई अक्ष कहा जाता है, इसे जेड कहा जाता है, इसे माइनस जेड अक्ष कहा जाता है। ओके, यहाँ तक आपको कोई डाउट होगा नहीं। तो इसकी दिशा क्या है? ये एक्स दिशा में है ना। अगर मैं कहूँ इस पर एक और बल लग रहा है,
इसके ऊपर एक और बल लग रहा है, इसके ऊपर एक और बल लग रहा है, लेकिन वो पश्चिम दिशा के अंदर है। वो कितना, किस दिशा में, वो बल जो है पश्चिम दिशा के अंदर लग रहा है। तो इसका टोटल परिमाण कितना हो गया, इसका टोटल परिमाण हो गया 0, क्योंकि इसके ऊपर दो बल लग रहे हैं, दोनों विपरीत दिशा में है। अब इसको मैं दर्शाऊंगा कैसे, सदिश के रूप में। समझने का कोशिश करो। ये मेरे पास एक वस्तु है और इस वस्तु पर मैं दो बल लगा रहा हूँ, है ना। एक बल इस तरीके से लग रहा है, एक बल इस दिशा में लग रहा है ना। ये मान लीजिए 5 न्यूटन का बल इधर लग रहा है और 6 न्यूटन का बल इधर लग रहा है विपरीत दिशा के अंदर। तो अब मैं इस सदिश को दर्शाऊंगा कैसे। सबसे पहले मैं लिखूंगा ए वेक्टर, फिर लिखूंगा मैं इसका जो परिमाण है 5 न्यूटन, ठीक है। फिर दोबारा लिखूंगा 6 न्यूटन। अब 5 किस दिशा में लग रहा है, 5 लग रहा है इस तरीके से एक्स दिशा में, और 6 किधर लग रहा है, एक्स दिशा के विपरीत। इसे माइनस एक्स कहते हैं। यहाँ पर अच्छे ड्रॉ होंगे, है ना। देखो ये एक्स अक्ष होता है, ये माइनस एक्स अक्ष होता है, ये वाई होता है, ये माइनस वाई होता है, ये जेड होता है, ये माइनस जेड होता है। जब भी वस्तु पर बल इधर लगे यानी एक्स अक्ष में है, जब इसके विपरीत लगे यानी माइनस के एक्स अक्ष में है, ऊपर लगे यानी वाई अक्ष में है, नीचे लगे तो माइनस के वाई अक्ष में है ना। जब भी किसी वस्तु पर बल लग रहा हो एक्स अक्ष में, तो उस बल को अपन आई कैप के साथ लिखते हैं। माइनस एक्स में अक्ष में लग रहा हो उसको भी आई कैप के साथ लिखते हैं, बस नेगेटिव आता है चिन्ह। वाई में हो जाता है जे कैप, माइनस वाई में हो जाता है माइनस के जे कैप, जेड में हो जाता है के कैप, और माइनस जेड में हो जाता है माइनस के कैप। इन सारी चीज़ों को मैं आपको पहले भी एक्सप्लेन कर चुका हूँ काफ़ी अच्छी तरीके से। तो आई होप कि आप पुराना लेक्चर देख के आए होंगे। ये जस्ट एक रिवीजन चल रहा है, फिर अपन जल्दी ही आगे बढ़ेंगे। ओके, तो देखो मैंने क्या कहा था, कोई भी वस्तु हमारा एक्स दिशा में है तो उसको लिखेंगे ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जी कैप प्लस ए जेड के कैप, है ना। इस तरीके से अपन सदिश को दर्शाते हैं। ये सदिश के दर्शाने का फॉर्म होता है। यहाँ पर ये ए एक्स, ए वाई, ए जेड, ये क्या है, ए एक्स का मतलब क्या है, आई कैप के साथ लिखा हुआ है ना। तो आई कैप के साथ जो भी संख्या लिखी होती है इसका मतलब ये एक्स दिशा में इतना है। और जे कैप के साथ लिखा है ए वाई, यानी ये जे वाई दिशा में इतना है। के कैप के साथ ए जेड है, यानी कि जेड दिशा में इतना है। जैसा कि मैं इस राशि को दर्शाना चाहूँ कि 5 न्यूटन का बल इधर लग रहा है, तो इधर जब भी वस्तु पर बल लग रहा हो वो किस दिशा में हो जाता है, यहाँ से देखो एक्स दिशा में। जबकि इसके विपरीत अगर ऐसे बल लग रहा हो तो वो किस दिशा में हो जाता है, माइनस की एक्स दिशा में। तो अगर एक्स दिशा में बल लग रहा है 5 न्यूटन का, तो उसको मैं दर्शाऊंगा आई कैप के साथ, है ना, क्योंकि एक्स दिशा में किसके साथ दर्शाते हैं, आई कैप के साथ, है ना। अब ये लग रहा है 6 न्यूटन का विपरीत दिशा में, विपरीत दिशा में यानी लग तो एक्स ही अक्ष पर रहा है लेकिन नेगेटिव। तो इस तरह इसको मैं इस तरीके से दर्शाऊंगा, है ना, इस तरीके से दर्शाऊंगा। अच्छा, जेड दिशा में तो कोई बल लग ही नहीं रहा, तो जेड दिशा में कितना हो जाएगा, 0 के कैप, 0 के कैप आप लिख सकते हो, है ना। पर ना लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि लग ही नहीं रहा बल, तो क्यों लिखें अपन फालतू में। तो ए वेक्टर इज इक्वल टू हो गया 5 आई कैप माइनस के 6 जे कैप। अब जैसे मैंने यहाँ पर आपको बताया कि हमारे पास एक सदस्य है इस तरीके से, जिसकी वैल्यू दी गई है 3 आई कैप प्लस के 2 जी कैप। ओके, इस तरीके से हमारे पास कोई भी वस्तु दी गई है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ये हमारे पास वस्तु रखी हुई है, इस पर दो बल लग रहे हैं। एक बल तो लग रहा है इधर, एक बल तो लग रहा है इस दिशा में, और कितना लग रहा है, ये आई कैप कितना लग रहा है, एक्स दिशा में 3, इधर कितना लग रहा है 3 न्यूटन का बल, है ना। और ना, और जे दिशा में, जे यानी बाय दिशा में, बाय दिशा में कितना बल लग रहा है, 2 न्यूटन का बल लग रहा है। बाय दिशा में कितना लग रहा है, 2 न्यूटन का बल लग रहा है। इसे कहते हैं जे कैप, है ना, जो कि मैंने आपको यहाँ पर ड्रॉ करके भी बता दिया। एक्स अक्ष ये वाली लाइन, वाई अक्ष ये वाली लाइन, और जेड अक्ष ये। एक्स यानी आगे पीछे, वाई यानी ऊपर नीचे, जेड यानी दायां बायां। ओके, जेड यानी दायां बायां। इस तरीके से 3 अक्ष होते हैं। ये हो गया आपका आगे पीछे, ये हो गया आपका दायां बायां, और ये हो गया ऊपर नीचे। ओके, है ना, बाय अक्ष ऊपर नीचे होता है। ये मैंने थोड़ा सा आपको गलत बोल दिया। एक्स अक्ष होता है आगे पीछे, और जेड अक्ष होता है दायां बायां, और बाय अक्ष होता है ऊपर नीचे, है ना। किसी को भी मान के चलो, क्वेश्चन में ये नहीं पूछा जाएगा आपसे, है ना। और बाकी वही बात इसके बेसिक कॉन्सेप्ट की, जिसे मैं पिछले लेक्चर के अंदर एक्सप्लेन कर चुका हूँ। अगर हमें इनका परिमाण निकालना होता है यानी मैग्नीट्यूड निकालना होता है, तो परिमाण निकालने के लिए हमें जस्ट कुछ नहीं करना, जो भी हमें राशि दी गई है, जैसे ए एक्स, ए वाई, ए जेड, इनका स्कोर कर देना है। ए एक्स, ए वाई, ए जेड स्कोर, इनका स्कोर कर देना है, तो आपका मैग्नीट्यूड निकल के आ जाएगा, यानी परिमाण निकल के आ जाएगा, है ना। अभी इस सूत्र को कैसे आया ये अपन ने डिनोट नहीं किया, टाइम रहेगा तो अपन डिनोट भी कर लेंगे। इस लेक्चर के अंदर नहीं हो पाएगा, ये सूत्र कैसे आया इसको भी देख लेंगे बाद में अपन। ओके, तो ये अभी सूत्र याद कर लो कि किसी भी चीज़ का मैग्नीट्यूड निकालना हो तो उनके सभी वर्गों का वर्ग कर दो, है ना, जितने भी हैं ए एक्स, ए वाई, ए जेड, इनका वर्ग कर दो। ओके,
अगर हम किसी भी संख्या से मल्टीप्लाई करते हैं किसी सदिश के अंदर, है ना, तो वो पहले देख लो कि जो संख्या है वो अदिश है ना। यहाँ पर अपन किसी भी संख्या से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो वो है नंबर यानी अदिश राशि से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। सदिश के अंदर किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं अपन? एक अदिश राशि से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो अपने को परिणाम में क्या मिलेगा वो अपने को देखना है। जैसे मेरे पास एक सदिश है 5i प्लस के 2j, 5i प्लस के 2j। ओके, ये मेरे पास एक राशि है। अब इसके अंदर मैं क्या कर रहा हूँ? मल्टीप्लाई कर रहा हूँ एक अदिश राशि से। अदिश राशि क्या हो गई? 2, 3, 4, ये जितनी भी राशियाँ हैं सब राशियाँ अदिश ही होती हैं जब तक उसके अंदर आप जे कैप ऐड नहीं कर देते, क्योंकि और जे कैप ही है जो आपको दिशा का ज्ञान कराते हैं। अब ये दो राशि एक अदिश राशि हो गई, है ना, और ये अपनी एक सदिश राशि है ए वेक्टर। तो इस ए वेक्टर यानी सदिश राशि के अंदर मैंने 2 का मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया 2a वेक्टर। कितना निकल के आया? 5 में 2 का मल्टीप्लाई किया तो 10i, 2 में 2 का मल्टीप्लाई किया तो 4j। तो अब क्या क्या परिवर्तन इसके अंदर हुए वो मेरे को बताओ। क्या क्या परिवर्तन इसके अंदर हुए वो मेरे को आप बताओ। देखो, 2 चीज़ें इसके अंदर परिवर्तित हो गई। पहली चीज़ तो ये कि पहले था ये 5i और 2j, अभी हो गया 10i यानी 4j। यानी कहीं ना कहीं इसका जो परिमाण है उस परिमाण के अंदर परिवर्तन आया है। तो जब भी मैं किसी भी धनात्मक राशि से मल्टीप्लाई करूंगा अपनी सदिश राशि में, तो उसका जो मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड का मतलब ही क्या होता है? परिमाण। वो कैसा हो जाता है? वो चेंज्ड हो जाता है। चेंज्ड यानी परिवर्तित हो जाता है। चेंज्ड यानी वो परिवर्तित हो जाता है। ओके, अब उसकी डायरेक्शन को भी देख लो जरा। अब देख लो उसकी डायरेक्शन को भी देख लो जरा। डायरेक्शन यानी दिशा। डायरेक्शन यानी दिशा। तो दिशा कैसे दर्शाते हैं? यही मैंने बताया, ये x हो गया, ये -x हो गया, ये y हो गया, ये -y हो गया। x यानी i कैप, y यानी j कैप, -x यानी माइनस के j कैप, माइनस के y यानी माइनस के j कैप, ये हो गया माइनस के i कैप। ओके, इस तरीके से। अब देखो, पहले दिशा थी i कैप में और j कैप में, अभी भी दिशा कितनी विद्यमान है? i कैप में और j कैप है। हालांकि परिमाण चेंज हो गया लेकिन दिशा अभी भी वही है। i कैप और j कैप के अंदर दिशा अभी भी वही है, भले ही परिमाण चेंज हो गया हो लेकिन दिशा नॉट चेंज। तो अगर मैं किसी भी अदिश राशि से मल्टीप्लाई करता हूँ एक सदिश राशि में, और जो मेरी अदिश राशि है वो कैसी है? मेरी जो अदिश राशि है वो मेरे द्वारा धनात्मक ली गई है, तो उसका मैग्नीट्यूड तो बदल जाएगा लेकिन उसकी डायरेक्शन में कोई भी परिवर्तन नहीं आएगा। बट अपन एक यहाँ पर छोटा सा चेंज करते हैं। वो चेंज क्या करते हैं? अपन इसी को लेते हैं दोबारा, इसी को 5i जो अभी लिया था अपन ने, 5i प्लस के 2j। अब इसके अंदर अपन किस संख्या से मल्टीप्लाई कर रहे हैं? ऋणात्मक संख्या से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, नेगेटिव से, है ना। तो -2 से ये ए वेक्टर है, इसमें मैंने -2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या हो जाएगा? 5 में -2 से मल्टीप्लाई किया तो -10i, -2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 दूनी -4j, क्योंकि माइनस की संख्या से मल्टीप्लाई करोगे नेगेटिव संख्या से तो ये भी नेगेटिव ही हो जाएंगे, है ना। तो क्या परिमाण बदला? देखो, पहले 5 था और 2 था, अब 10 हो गए, 4 हो गए, यानी मैग्नीट्यूड डेफिनेटली चेंज हुआ है, परिमाण बदल गया। डायरेक्शन बदल गई, हाँ डायरेक्शन भी बदल गई, क्योंकि पहले ये i कैप में था, i कैप में यानी x दिशा में, है ना, और j कैप में था, j कैप यानी कि y दिशा में। तो ये x और y दिशा के अंदर निकल के आ रहे थे पहले, i कैप और j कैप, है ना। लेकिन अब क्या हो गया? अब इसका हो गया -i कैप यानी ये इसके विपरीत दिशा होती है ना, ये, है ना, ये x i कैप यानी ये होता है, -i कैप यानी ये होता है। पहले j कैप था यानी प्लस में था, अब ये माइनस में हो गया यानी j कैप नीचे होता है, j कैप ये ऊपर होता है, माइनस के j कैप नीचे होता है। तो अब जो है डायरेक्शन जो है चेंज हो गई, तो इसके अंदर जो है डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों चेंज हो जाते हैं अगर मैं ऋणात्मक संख्या से मल्टीप्लाई करता हूँ तो। ओके, अब अपन देख लेते हैं रूल्स के कुछ रूल्स होते हैं कुछ एडिशन के। यानी अगर मेरे पास 2 सदस्य हैं, जैसे मेरे पास पहला सदस्य दिया गया है, पहला सदस्य मेरे पास ये दिया गया है ये, और दूसरा सदस्य मेरे पास ये दिया गया है ये। ओके, तो अब इन दोनों सदस्यों को मैं जोड़ना चाहता हूँ, यानी ए और बी, इन दोनों को मैं जोड़ना चाहता हूँ, तो कैसे जोड़ूंगा? अगर मैं इन दोनों को जोड़ना चाहता हूँ तो यहाँ पर जो ए एक्स है और बी एक्स है ये आपस में जुड़ जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये दोनों एक ही दिशा में है, आई कैप और आई कैप, तो समान दिशा वाले जुड़ जाते हैं। जैसे जे कैप के साथ है ए वाई और जे कैप के साथ है बी वाई, तो ए वाई और बी वाई आपस में जुड़ जाएंगे जे कैप के साथ। के कैप में है ए जेड और बी जेड, तो ये आपस में जुड़ जाएंगे। ओके, लेकिन मैं कभी भी बी वाई और ए जेड को नहीं जोड़ सकता, क्योंकि बी वाई जे दिशा में है, जे यानी बाय अक्ष पर है, और ए जेड यानी के दिशा में, के यानी कि जेड अक्ष पर।
तो बाय और जेड इनको नहीं जोड़ा जा सकता। कुल मिलाकर बात यह है, जे जे के साथ ही जुड़ेगा, के के साथ ही जुड़ेगा, आई आई के साथ ही जुड़ेगा। ये रूल्स ऑफ एडिशन होते हैं। ओके, यहाँ तक तो आपको कोई दिक्कत होगी नहीं। अब मेरे पास कोई भी ए वेक्टर मान लीजिए मेरे को दिया है इस तरीके से, थीटा कोण पर दिया है, मेरे पास थीटा कोण पर दिया है, ये एक्स अक्ष है और ये बाय अक्ष है। ना वो एक्स पे दिया है ना बाय पे दिया है, ये एक्स और बाय से कुछ एंगल पर दिया है, थीटा कोण पर अपने को दिया है। तो मेरे को इसके घटक करने होते हैं। एक घटक मैं करता हूँ इसका एक्स की ओर, है ना। तो ए वेक्टर का अगर मैं इधर घटक करता हूँ एक्स की ओर तो ये निकल के आता है ए कॉस थीटा, है ना। और बाय की ओर घटक करता हूँ इधर तो ये निकल के आता है बाय साइन थीटा। ये निकल के आ गया ये पूरा ए कॉस थीटा और ये पूरा निकल के आ गया ये ए साइन थीटा। अब मेरे को ए वेक्टर निकालना है तो मैं क्या करूँगा, ये जो ए कॉस थीटा है और ये जो ए बाय कहाँ से आ गया, ए साइन थीटा, ए साइन थीटा है, इन दोनों को जोड़ दूंगा। ओके, इन दोनों को जोड़ दूंगा मैं, तो मेरे पास ये वेक्टर निकल के आ जाएगा। और दूसरी बात, इनको ऐसे नहीं जोड़ा जा सकता क्योंकि अभी दिशा विपरीत हो गई ना, दिशा विपरीत होगी तो ऐसे थोड़ी जुड़ जाएंगे। ये चला जाएगा अपना आई कैप में क्योंकि ये एक्स अक्ष पर है, सॉरी ये कॉस थीटा वाला चला जाएगा आई कैप में क्योंकि ये एक्स अक्ष पर है, और साइन थीटा चला जाएगा जे कैप में क्योंकि ये बाय अक्ष पर है, क्योंकि ये किस अक्ष पर है, क्योंकि ये बाय अक्ष पर है। ओके, क्योंकि ये बाय अक्ष पर है। तो ए साइन थीटा किस अक्ष पर है, बाय अक्ष पर, तो जे कैप। ए कॉस थीटा किस अक्ष पर है, एक्स अक्ष पर, तो ये कैप, सॉरी आई कैप। ओके, अब इसका परिमाण कितना होगा, इसका परिमाण कितना होगा, इसका परिमाण डेफिनेटली इसी के बराबर होगा क्योंकि इसी को अपन ने दो घटकों में विभाजित किया है। तो इस सदिश का अगर मैं प्रमाण निकालना चाहूँ तो मैं क्या करूँगा, अंडर रूट आई कैप के साथ क्या लिखा है, ए कॉस थीटा, ए कॉस थीटा, इसका स्क्वायर करो, प्लस जे कैप के साथ लिखा है ए साइन थीटा, इसका भी स्क्वायर करो यानी वर्क करो। ये मैं क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मैग्नीट्यूड का मैं फॉर्मूला आपको पहले ही बता चुका हूँ कि ए एक्स आई कैप, ए बाय जी कैप, ए जेड के कैप। अब किसी भी सदिश का मेरे को प्रमाण निकालना हो तो आई और जे और के इनके साथ जो भी संख्या लिखी है उसका वर्क कर दो, अंडर रूट निकाल दो फिर, ठीक है। तो यहाँ पर अपने पास क्या सदस्य निकल के आ रहा है, ए कॉस थीटा आई कैप, ए साइन थीटा जे कैप। अब मैं क्या कर दूंगा, ए कॉस थीटा और ए साइन थीटा दोनों का वर्क कर दूंगा क्योंकि आई के साथ है और जे के साथ है। ए कॉस थीटा का वर्क करूंगा तो ए का वर्क, कॉस थीटा का वर्क कॉस स्क्वायर थीटा, प्लस ए का वर्ग करूंगा तो ए का वर्ग, और साइन थीटा का वर्ग करूंगा तो साइन स्क्वायर थीटा। दोनों के अंदर से ए स्क्वायर अपना कॉमन आ गया, कॉस स्क्वायर साइन थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा बचा इधर, इधर बचा साइन स्क्वायर थीटा। ओके, और ऊपर लगा दिया अंडर रूट। देखो कॉमन लेने का मतलब क्या होता है, दोनों में समान संख्या होती है उसको बाहर निकाल लेते हैं मल्टीप्लाई के अंदर। जैसे इसमें भी ए स्क्वायर है, इसमें भी ए स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर को मैंने दोनों में से बाहर निकाल लिया, बचा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, इसको मैंने मल्टीप्लाई में लिख दिया। अब देखो ए स्क्वायर का अगर मैं कॉस स्क्वायर थीटा के अंदर मल्टीप्लाई करता हूँ तो क्या मिलेगा मेरे को, ए स्क्वायर कॉस थीटा, फिर ए स्क्वायर का साइन स्क्वायर थीटा मैं करूँगा तो दोबारा यही मिल जाएगा। तो कॉमन निकालने का मतलब है जो भी चीज़ दोनों में समान है उसको बाहर निकालूंगा। ओके, अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होते हैं, वी आर ऑल नो दैट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होते हैं। अब 1 का ए स्क्वायर में मल्टीप्लाई करूंगा तो ए स्क्वायर आएगा। अब ए स्क्वायर अंडर रूट का मतलब क्या होता है, ए, है ना। ए स्क्वायर अंडर रूट का मतलब होता है ए, किसी भी चीज़ का अंडर रूट निकालना यानी उसका स्क्वायर हटा देना। तो यहाँ पर ए आ गया, क्या निकल के आ गया, ए, और यही तो है ये। तो ये इसका प्रमाण निकल के आ गया ना, निकल के आ गया कि नहीं, हाँ या ना बोलो। अगर यहाँ पर इस सदिश का प्रमाण ए है तो इसका इधर घटक किया तो ए कॉस थीटा आया, इधर घटक किया तो ए साइन थीटा आया, है ना। और दोनों का वर्ग करके जोड़ने पर, प्रमाण निकालने पर ये निकल के आ गया। अब मन में प्रश्न उठ रहा होगा कि ये ए कॉस थीटा इधर ही क्यों आया, ए साइन थीटा इधर ही क्यों आया, उसको भी देख लो। ये रहा अपना ए, ये रहा अपना ए। ओके, और यहाँ पर अपना थीटा कोण बन रहा है ना, थीटा कोण बन रहा है। अब जिधर थीटा बनता है उधर कॉस थीटा आता है, क्यों आता है देखो पहले। अगर मैं इस लाइन को इस लाइन से इस तरीके से मिला दूँ तो ये अपना एक समकोण त्रिभुज बन गया, बन गया कि नहीं। और ट्रिगोनोमेट्री को मैंने काफ़ी बेहतरीन तरीके से आपको पढ़ा के रखा है तो आपको कोई डाउट अब उसमें आना नहीं चाहिए बेसिकली, है ना, क्योंकि क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करवा चुका हूँ मैं उसके ऊपर आपको, है ना। तो ये यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल इस तरीके से मैंने डाल दिया। अब देखो, अब यहाँ पर ये लंब है और ये हो गया अपना आधार, सॉरी हाँ आधार, और ये हो गया कर्ण। क्यों, मैंने क्या बताया था, थीटा के सामने वाला लंब होता है तो लंब हो गया, है ना, और 90 डिग्री के सामने वाला कर्ण होता है तो कर्ण हो गया, बचा कुचा क्या हो गया, आधार। ओके, अब मेरे को यहाँ पर क्या निकालना है, मेरे को यहाँ पर ये वाली दूरी निकालनी है। ये वाला घटक कितना निकल के आएगा, ये वाला घटक, ये वाला, और ये वाला क्या है अपना आधार है, आधार निकालना है। और मेरे पास क्या पता है, मेरे को कर्ण पता है, कर्ण कितना है, ये ए, यही है ना, ये मेरे को ए दे रखा है, ये मेरे को ए दे रखा है, ये वाला सदिश ए दे रखा है। तो कर्ण पता है, थीटा पता है, आधार निकालना है। तो ऐसा कौन सा सूत्र है जिसमें आधार और कर्ण दोनों आते हों,
आप बोलोगे कॉस थीटा, क्योंकि कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, आधार बटा कर्ण। लाल बटा कक्का याद है अपना, एक कक्का था जिसे थोड़ा सा चिढ़ा दो तो गुस्से में लाल हो जाते थे। फिर यहाँ पर आता था सिन, यहाँ पर आता था कॉस, यहाँ पर आता था टेन। कॉस इज इक्वल टू होता था आधार बटा कर्ण, है ना, ये मैं पहले आपको पढ़ा रखा है तो आपको पता होगा। कॉस थीटा इज इक्वल टू आधार बटा कर्ण, तो यहाँ पर कॉस थीटा आ गया। आधार ए ज्ञात करना है अपने को, कर्ण कर्ण अपने को क्या दिया गया है, ए, ये ए ही है ना, ये ए हो गया अपना, क्या हो गया, ए। अच्छा, इसको भी ए लिख दूंगा तो दिक्कत है, तो इसको मैं ए लिखने की बजाय सी लिख देता हूँ, मान लीजिए सी लिख देता हूँ, ठीक है, क्योंकि ये ए कन्फ्यूज हो जाओगे ना आप, इसीलिए मैं इसको लिख देता हूँ। आधार को सी हम मान के चल रहे हैं, और कर्ण अपने को कितना दे रखा है, ए दे रखा है। आधार कितना है, सी है, कर्ण अपने को कितना दे रखा है, ए दे रखा है। तो आधार सी इक्वल टू कितना निकल के आ गया, ए को इधर पहुँचा दूँ तो ए कॉस थीटा, हाँ ना बोल, तो सी इक्वल टू क्या निकल के आ गया, ए कॉस थीटा। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है ना। अब मैं यहाँ पर एक और पेज लेता हूँ और यहाँ पर भी साइन थीटा आपको निकाल के बता देता हूँ साइन थीटा कैसे आया। वैसे यहाँ तक आपको कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। वैसे ये अपने को ए वेक्टर पहले से ही दिया है ना, इसका प्रमाण ए अपने को दिया है, और यहाँ पर थीटा कोण बन रहा है। तो मैं क्या करता हूँ, इस वाली लाइन को यहाँ पर मिला देता हूँ, इस तरीके से इस वाली लाइन को मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर मिला देता हूँ। जैसे ही मैं इस वाली लाइन को यहाँ पर मिलाऊंगा तो यहाँ पर कितना कोण बनने लगा, फिर 90 डिग्री का कोण बनने लगा। यहाँ पर कितना कोण बनने लगा, 90 डिग्री का कोण बनने लगा। और यहाँ पर अगर थीटा कोण बन रहा है तो यहाँ पर कितना कोण बनेगा, बोलोगे 90 माइनस के थीटा, है ना। कैसे, क्योंकि ये पूरा कोण कितना है, 90 डिग्री का है, और 90 डिग्री में से अगर ये थीटा है तो बचा कुचा कितना होगा, 90 माइनस के थीटा। ट्रिग्नोमेट्री अच्छी तरीके से पढ़ा रखी है आपको, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। अब यहाँ पर आप देख लो, देखो 90 डिग्री के सामने वाला क्या होता है, कर्ण, तो ये तो अपना कर्ण हो गया। ओके, ये तो अपना कर्ण हो गया। और कर्ण की वैल्यू अपने को कितनी दे रखी है, कर्ण की वैल्यू बेसिकली अपने को ए दे रखी है ना। इसकी वैल्यू कितनी है, ए ही है ना। एक बार दोबारा इसको ड्रॉ करता हूँ, आप कंफ्यूज हो जाओगे यहाँ पर, वरना ये अपने को कितना दे रखा है, ए दे रखा है। ये पूरा जो कर्ण है इसको मैं काले रंग से बना देता हूँ पहले से ही, या नीले रंग से, हाँ, ये नीला वाला कितना दे रखा है अपने को, पहले से ए दे रखा है। अब यहाँ पर मान लीजिए थीटा कोण बन रहा है। अब ये पूरा कोण 90 डिग्री का रहता है, तो ये बचा कुचा कोण कितना हो गया, 90 माइनस के थीटा। जिनको भी समझ में ना आ रहा हो ट्रिग्नोमेट्री जाके देख ले, मेरी वीडियो पहले मैं बना चुका हूँ। अब मैं इस लाइन को इस तरीके से यहाँ से जोड़ देता हूँ ऐसे, क्यों, क्योंकि फिजिक्स है, फिजिक्स में मेरी मर्जी चलती है, आपकी भी मर्जी चलती है, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर कितना कोण बनता है, 90 डिग्री का। 90 डिग्री के सामने वाला क्या हो जाएगा, कर्ण, और कर्ण की वैल्यू अपने को पहले से ही ए पता है ना। ओके, अब ये जो थीटा है ये यहाँ पर बन रहा है 90 माइनस थीटा, इसके सामने वाला क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा लंब, और ये बचा कुचा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आधार, जिसको मैं सी से दर्शा देता हूँ, आधार को सी से दर्शा देता हूँ। ओके, अब वी आर ऑल नो दैट दोबारा कि कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, कॉस थीटा इज इक्वल टू होता है आधार बटे कर्ण। आधार इस बार ये है अपना, ये क्यों, क्योंकि यहाँ पर थीटा बन रहा है इस बार, यहाँ पर थीटा नीचे नहीं बन रहा, थीटा नीचे बन रहा है उसको हटा दो, ऊपर लेके चल रहे हैं ना 90 माइनस थीटा। थीटा के सामने वाला लंब, 90 डिग्री सामने वाला कर्ण, बचा कुछ आधार, तो आधार यानी सी बटा कर्ण। कर्ण कितना है अपना, ए है अपना, कर्ण कितना है, ए है, अपने को दे रखा है। ओके, कॉस, अब यहाँ पर थीटा थीटा नहीं है, याद रखना, कॉस थीटा नहीं है यहाँ पर, यहाँ पर थीटा की जगह कितना है, 90 माइनस के थीटा, 90 माइनस के थीटा कितना है, 90 माइनस थीटा। वी आर ऑल नो दैट कॉस 90 माइनस के थीटा इज इक्वल टू कितना होता है, साइन थीटा। ओके, बराबर निकल के आ गया सी इज, तो यहाँ पर सी इज इक्वल टू क्या निकल के आ गया, ए साइन थीटा। तो ये निकल के आ गया ए साइन थीटा, ये वाला घटक, है ना। तो यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर आपको समझ में नहीं आया है तो याद कर लेना, ये थीटा वाला घटक कॉस थीटा होता है और इसके विपरीत वाला घटक साइन थीटा होता है। बट अगर आपने ट्रिगोनोमेट्री पढ़ के रखी है अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पर अपन प्योर क्वेश्चन करने वाले हैं, जितने भी हैं पूरे के पूरे क्वेश्चन ही करने वाले हैं। एंड ये आज का लेक्चर ज़्यादा बड़ा रखने वाला हूँ नहीं मैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के बाद खत्म कर देंगे। कुछ क्वेश्चन में आपके ऑप्शन होंगे, कुछ क्वेश्चन में आपके ऑप्शन नहीं होंगे। फटाफट इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करें, है ना। मैं बता देता हूँ ये क्या कहने की कोशिश कर रहा है। ये कहने की कोशिश कर रहा है फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ 5 आई कैप माइनस के 4 जी कैप प्लस के 2 कैप। आपको इसका मैग्नीट्यूड निकालना है, और मैग्नीट्यूड का सूत्र मैंने आपको पहले बता रखा है। ओके, तो अभी हम सॉल्व करते हैं इसको। आई होप आपने कर लिया होगा, सॉल्व कर रहे हैं। ओके, तो मैग्नीट्यूड का सूत्र क्या होता है, सबसे पहले तो अंडर रूट लगाओ, है ना। फिर आई के साथ क्या है, 5 है, तो 5 का वर्ग कर दो 25, सीधी सी बात है, डायरेक्ट वर्ग करना है। जे के साथ 4 है तो 4 का वर्ग कर दो 16, है ना। फिर के साथ 2 है तो 2 का वर्ग कर दो 4। अब बहुत सारे बच्चों के मन में प्रश्न आ रहा होगा कि जे के साथ 4 तो है लेकिन वो माइनस में है। तो मेरे भाई, अगर आप माइनस की संख्या का 4 है, इसका भी अगर आप वर्ग करोगे तो आपको 16 ही मिलेगा, क्योंकि कोई भी संख्या हो, चाहे वो नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, अगर आप उसका वर्ग करते हो तो उसका जो चिन्ह है वो हट के पॉजिटिव में ही कन्वर्ट हो जाता है। ओके, तो यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। बाकी 16 4 20 हो गए,
कितने हो गए 16 4 20 हो गए। 20 + 25 करोगे तो कितना निकल के आएगा √45। तो इसका सही ऑप्शन क्या है? इसका सही ऑप्शन है ए। इस तरीके से इसको फिल कर देता हूँ। ठीक है, सही ऑप्शन है इसका ए। आगे बढ़ते हैं। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ सी। हाँ, यहाँ पर आपको बोल रहा है कि फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ सी, यानी कि आपको सी का मैग्नीट्यूड ज्ञात करना है, सी का परिमाण ज्ञात करना है। अब बोला जा रहा है कि सी 2a के बराबर है ना, 2a के बराबर है, a m+n के बराबर है, और m आपको फलाना दे रखा है, n आपको ढकाना दे रखा है। जल्दी से फटाफट क्वेश्चन को सॉल्व करो। ओके, वीडियो को पॉज करके आई थिंक आपने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया होगा। रही बात अब इसके आंसर की, तो हम करते हैं। c = क्या है 2a, तो 2a के लिए अपने को पहले a पता होना चाहिए। a है m+n, तो a है m+n, m अपना ये है, n अपना ये है। तो पहले अपन a निकालते हैं। a कैसे निकालेंगे? m और n को जोड़ के। देखो दो सदिशों को जोड़ना होता है, तो मैंने आपको क्या बताया था, देखो इस तरीके से जोड़ना होता है। तो आई वाले अपने पास जुड़ जाएंगे, जैसे आई के साथ ax था, आई के साथ bx था, तो ax bx आपस में जुड़ गए, जे वाले अपने में जुड़ गए, के वाले अपने आप में जुड़ गए, है ना। सेम चीज़ यहाँ पर होगी। तो यहाँ पर है m+n, तो यहाँ पर क्या है m+n करेंगे, तो ये किसके बराबर होगा? m+n ए वेक्टर के बराबर होगा, है ना। तो जोड़ो, कैसे जोड़ोगे? सबसे पहले तो लिखा आई कैप, फिर इसके दोनों कोऑर्डिनेट को लिखो। यहाँ पर है 2 और यहाँ पर कितना है -1, है ना। कुछ नहीं होता तो उसके साथ -1 मान लेते हैं, मतलब कुछ नहीं होता तो 1 मान लेते हैं, माइनस पहले से लगा हुआ है। ओके ओके, अब यहाँ पर लगाओ प्लस। प्लस का क्या है? फिर आई के बाद आ जाता है जे, आई के बाद क्या आता है जे, फिर यहाँ पर इस तरीके से ब्रैकेट लगाओ। यहाँ पर जे के कितने हैं? -3, यहाँ पर जे के कितने हैं? +2, आगे फिर से प्लस लगाओ। फिर आता है के कैप, अपना के कैप की बारी। यहाँ पर ये लेके आए हैं 4 और यहाँ पर ये लेके आए हैं -3। ओके, अब 2 में से 1 गई तो कितना बचा? 1। 1 को तो लिखो मत, क्योंकि यहाँ पर पहले आई था, आई के साथ भी तो 1 था कि नहीं? लिखा था क्या? नहीं। तो 1 को लिखो या मत लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो बुरा नहीं मानता, बहुत अच्छा आदमी है। तो यहाँ पर आ गया अपना आई कैप। ओके, प्लस -3 + 2 करोगे तो आपके पास -1 निकल के आएगा। 1 को तो लिखो या मत लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता भाई। 3 में से 2 जाएंगे तो कितना बचेगा? 1 ही बचेगा, क्योंकि चिन्ह नेगेटिव लगा है। जब भी दोनों में से कोई भी एक चिन्ह विपरीत हो ना, 1 प्लस है 1 माइनस है, मतलब घटाना है वहाँ पर। अब जैसे 4 - 3 है, तो 4 प्लस के या 3 माइनस के, तो घटा दो यहाँ पर 4 में से 3 के, तो कितना बचा? 1। 1 को लिखो मत, तो यहाँ पर निकल के आ गया आई कैप, जे कैप और के कैप। आई होप कि आपको यहाँ पर दिक्कत नहीं हो रही होगी बिल्कुल। दोबारा बता देता हूँ। 2 में से 1 गया तो 1 बचा, 3 में से 2 गया तो 1 बचा, 4 में से 3 गया तो 1 बचा। घटाव क्यों किया है? देखो 4 प्लस के 3 माइनस के तो घटाना, माइनस के 3 है, प्लस के 2 है तो घटाना, 2 प्लस के माइनस के 1 है तो घटाना, क्योंकि जब चिन्ह विपरीत होते हैं या माइनस आ रहा हो एक तरफ पॉजिटिव हो तो घटाते हैं यार। बेसिक मैथमेटिक्स है, इसको मैं शुरू से बताता आ रहा हूँ, ये तो पता होगा आपको। तो यहाँ पर आ गया आई कैप माइनस के जे कैप प्लस के कैप। तो ये किस तरह निकल के आ गया? ए वेक्टर के बराबर। ये लिखा है ना ए वेक्टर के बराबर निकल के आ गया। ए वेक्टर इक्वल टू होता है m+n। फिर बोल रहा है अपने को निकालना है सी वेक्टर। सी वेक्टर कितना है? 2a वेक्टर। सी वेक्टर कितना है? 2a वेक्टर, यानी 2 का मल्टीप्लाई करो इसमें 2 का मल्टीप्लाई करो। 2 का मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पर भी 2 आ जाएगा, यहाँ पर भी 2 आ जाएगा, यहाँ पर भी 2 आ जाएगा। इसको मैं ठीक से लिख देता हूँ। सी वेक्टर इक्वल टू कितना निकल के आ गया? 2a वेक्टर है ना, सी इक्वल टू 2a वेक्टर, तो कितना निकल के आया? आई कैप माइनस के जे कैप प्लस का के कैप। ओके, 2 का मल्टीप्लाई कर दो तो यहाँ पर भी 2 आ गया, यहाँ पर भी 2 आ गया, यहाँ पर भी 2 आ गया। अब वो बोल रहा है कि सी वेक्टर का आपको परिमाण निकालना है, यानी मैग्नीट्यूड निकालना है। बेटा ओह सॉरी, इतने खतरनाक क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में आने वाले हैं नहीं, है ना। ये जस्ट मैं आपको करा रहा हूँ ताकि आपकी बहुत सारी चीज़ों की प्रैक्टिस एक साथ हो जाए। ओके, अब इस सी वेक्टर का परिमाण निकालना है, तो परिमाण कैसे निकलेगा इसका? प्रमाण कैसे निकलेगा इसका? प्रमाण निकालना तो यार हलवा है बिल्कुल। दुनिया में इससे ज़्यादा सरल काम हो सकता है क्या कोई? अंडर रूट लगाओ, आई के साथ है 2 तो 2 का वर्ग कर दो 4, फिर जे के साथ है 2 इसका भी वर्ग कर दो 4, फिर के साथ है 2 इसका भी वर्ग कर दो 4। लो 4 और 4 8, 8 और 4 12, है ना। अब 12 को लिख सकते हो 4 × 3, 4 × 12 होते हैं, 4 2 का वर्ग होता है इंटू √3। मैंने क्या बताया? अंडर रूट का मतलब क्या होता है? वर्ग को हटा देना। तो 4 को मैं ऐसे नहीं लिख सकता 2 की घात 2, 2 की घात तो 4 ही तो होता है, तो बस इसके वर्ग को हटा दो तो 2 बाहर आ गया। अब 3 तो किसी का भी नहीं होता, है ना। होता है लेकिन वो दशमलव में संख्या होती, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाओ वरना दिमाग का दही हो जाएगा। तो 2 √3 इसका आंसर निकल के आ गया। यहाँ तक आई थिंक आपको कोई दिक्कत होगी नहीं। अगर कोई भी डाउट रह जाता है तो देन आस्क मी कमेंट सेक्शन, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मैं उसको कवर कर दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ सी। आई होप कि आप इसे कर लोगे, है ना। एक एक्स में है, एक बाय एच में है।
कर लोगे यार, मुझे यकीन है आप पर। फिर भी नहीं हुआ तो कोई दिक्कत नहीं, हमसे जब शुरुआत में नहीं हुआ तो जब मास्टर से नहीं हुआ तो आप क्या करोगे यार। ये वेक्टर है, इधर 30 डिग्री का कोण बना रहा है, तो ये वाला घटक कितना निकल के आएगा उसका फिर, ए कॉस 30 डिग्री, क्योंकि जिधर कोण बन रहा होता है उधर कॉस आता है, और उसके विपरीत में इधर इधर कितना आता है, इधर आता है साइन, तो इधर आएगा ए साइन 30 डिग्री, ए साइन 30 डिग्री। ओके, अब यहाँ पर भी ए वेक्टर है, ए वेक्टर इधर 30 डिग्री का कोण बना रहा है, इधर 30 डिग्री का कोण बना रहा है, तो उसका इधर निकल के आएगा ये वाला, कितना होगा, ए कॉस 30 डिग्री, ए कॉस 30 डिग्री। ओके, और यहाँ पर 30 डिग्री का कोण बना रहा है, तो अगर इधर वो निकल के आया है 30 डिग्री, तो ये इसके लंबवत इधर इधर कितना निकल के आएगा इसका, ये साइन 30 डिग्री तो पहले से ही है, यहाँ पर प्लस में इतना और निकल के आ गया, ये साइन 30 डिग्री। यहाँ तक आपको कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। दोबारा मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर अपने को क्या दिया गया है, यहाँ पर अपने को दिया गया है ए वेक्टर, अपने को यहाँ पर दिया गया है, और यहाँ पर कोण बना रहा है वो 30 डिग्री का। 30 डिग्री का कोण बना रहा होता है, तो जिधर कोण बना रहा होता है अगर अपन उधर का ही घटक लेते हैं तो कॉस 30 डिग्री आता है, तो ये आ गया ए कॉस 30 डिग्री, कोई दिक्कत नहीं। फिर उसके लंबवत ऊपर की ओर है ना, जिधर कोण नहीं बन रहा उस अक्ष में कितना आता है, साइन आता है, तो ए साइन 30 डिग्री। ओके, सेम इधर है ना, बिल्कुल डिक्टो इधर है, 30 डिग्री का कोण बना रहा है, तो जिधर कोण बना रहा है उधर आ गया ए कॉस 30 डिग्री है ना, और उसके विपरीत यहाँ पर आ गया ए साइन 30 डिग्री। अब देखो ए साइन 30 डिग्री, ए साइन 30 डिग्री, एक ए साइन 30 डिग्री इसके कार्ड आया, एक ए साइन 30 डिग्री इसके कार्ड आया, जब दोनों जोड़ेंगे ए साइन 30 डिग्री प्लस ए साइन 30 डिग्री तो कितना होगा, तो दोनों में से एक को कॉमन ले लो, बाकी साइन 30 डिग्री कितना होता है, वी आर ऑल नो दैट साइन 30 डिग्री होता है 1/2 प्लस 1/2, ये जोड़े तो कितना हो गया 1, तो ये निकल के आ गया ए, है ना। देखो दोनों में से ए कॉमन ले लिया, कॉमन लेने का मतलब क्या होता है, दोनों में ए है तो ये बाहर निकाल लिया। साइन 30 डिग्री कितना होता है 1/2, दोनों को जोड़ा तो 1 निकल के आया, तो ए निकल के आया, यानी फाइनल कितना निकल के आ रहा है मेरे को, ए दोनों को जोड़ने पर। और ये कितना निकल के आ रहा है, देखो ए कॉस 30 डिग्री इस दिशा में है, ए कॉस 30 डिग्री इस दिशा में, तो दोनों कैसे डायरेक्शन में है, अपोजिट डायरेक्शन में है, बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में है ना। और जब भी ये अपोजिट डायरेक्शन में होंगे तो मैंने क्या बताया, नेट कितना हो जाता है, 0 हो जाता है, ये इस दिशा में ये इस दिशा में, तो अपोजिट डायरेक्शन में होने पर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पर कितना निकल के आ गया, सी वेक्टर इज इक्वल टू ए, और ये किस दिशा में, जे कैप, है ना, बाय दिशा के अंदर। अब यहाँ पर भी आपको फाइंड ए प्लस बी ज्ञात करना है, ज्ञात कीजिए। यहाँ पर ये 4 किलोमीटर है और यहाँ पर ये 6 किलोमीटर है। ओके, यहाँ पर 45 डिग्री का कोण बन रहा है, यहाँ पर भी 45 डिग्री का कोण बन रहा है। अब इसके घटक निकाल दो, वही पहले करते थे वैसे ही। 6 किलोमीटर है, यहाँ पर क्या आ जाएगा कॉस 45 डिग्री, ये 4 किलोमीटर है, यहाँ पर क्या आ जाएगा कॉस 45 डिग्री। ओके, इसके कार्ड इधर आएगा 6 साइन 45 डिग्री। ओके, इसके कार्ड भी यहाँ पर आएगा 4 साइन 45 डिग्री। ओके, अब यहाँ पर कितना है 6 कॉस के 45 सॉरी 6 कॉस 4 कॉस के 45। अब इसको मैं ब्लू पेन से करता हूँ, 4 इंटू कॉस 45 कितना होगा, कॉस 45 होता है 1/√2। ओके, 1/√2, ये कितना निकल के आ गया। आई थिंक इसको थोड़ा सा इजी बनाने के लिए मैं 30 डिग्री मान के चलता हूँ उसको, ठीक है, इन दोनों को 30 डिग्री मान लो ताकि इजी हो जाए, इन सभी को 30 डिग्री मान लो जितने भी कोण है। कितना हो गया 30 डिग्री। ओके, तो ये हो गया कितना 4 कॉस 30 डिग्री, 4 कॉस 30 डिग्री यानी कि √3/2। तो ये आई थिंक क्वेश्चन थोड़ा सा है, इसको सॉल्व करके देख लेना। √3/2 आप वैल्यू रख के पुट कर सकते हो, ये और ये जुड़ जाएगा और ये जुड़ जाएगा, ये वाले जो जुड़ के वैल्यू निकल के आएगी वो होगी आपकी जे कैप में, और ये वाली जो वैल्यू निकल के आएगी वो होगी आपकी आई कैप के अंदर। आई होप कि आप इसको सॉल्व कर लोगे, वरना नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इसको कवर करा लूँगा, है ना। थोड़ा सा मतलब कैलकुलेशन उसकी ऐसी है जिसमें ज़्यादा टाइम लगेगा, अभी मेरे पास उतना समय है नहीं, ठीक है। एंड ये क्वेश्चन है, एक सदस्य इसका प्रमाण 10 इकाई है तथा दिशा ए वेक्टर के समान हो, तो यहाँ पर अपने को ए वेक्टर की वैल्यू निकालनी है। यहाँ पर तो ऑप्शन भी दिए हैं, फटाफट करें।
चलिए यहाँ पर मैं कवर कराता हूँ इसको। एक सदिश जिसका परिमाण 10 इकाई हो, तो मान लेते हैं वो सदिश है ए वेक्टर, है ना। तो सूत्र क्या होता है, ए वेक्टर इज इक्वल टू ए इंटू ए कैप। ए क्या होता है, परिमाण। परिमाण कितना हो उसका, 10 इकाई, 10 इकाई। बाकी ए कैप, ए कैप क्या है, दिशा होती है, और इसकी जो दिशा है वो किसके समांतर हो, इसके। ओके, कुछ इस तरीके से, है ना। अब इसका फॉर्मूला क्या होगा, इसको बी वेक्टर से दर्शाते हैं, क्योंकि ए वेक्टर से अपन इसको दर्शा रहे हैं, बराबर होगा बी इंटू बी कैप। ओके, ये सदिश का फॉर्मूला होता है, वी आर ऑल नो दैट, बी वेक्टर। सबसे पहले बी क्या होता है, परिमाण। तो इसका परिमाण कितना होगा, 3 का वर्ग होता है 4, 4 का वर्ग होता है 16, अंडर रूट लगाओ, 16 4 25, 25 किसका हो गया, 5 का। ओके, तो 5 परिमाण निकल के आया बी कैप। बी कैप यानी इसकी दिशा, इसकी दिशा क्या होगी, वही तो अपने को ज्ञात करना है। ओके, अब बी कैप इज इक्वल टू कितना निकल के आ गया, बी वेक्टर तो है ही, 5 इधर पहुंचा दिए तो बट्टे में पहुंच जाएगा। ओके, बी वेक्टर इज इक्वल टू कितना है, 3 आई कैप प्लस के 4 के जे कैप, बटे में क्या आ गया, 5। तो ये बी वेक्टर की दिशा निकल के आ गई, है ना। और ये जो इसकी दिशा निकल के आई, ये बी वेक्टर की दिशा, है ना। और ये दिशा ये समान है, क्योंकि यही बोल रहा है कि इसकी जो दिशा है इसी की समान होनी चाहिए इसकी दिशा। तो इसकी जो दिशा है, इसकी जगह पर मैं क्या लिख सकता हूँ, 3 आई कैप प्लस के 4 जे कैप बटा 5, 5 से इसको काटा 2, 2 दिया 6 आई कैप प्लस के 4 दूनी 8 जे कैप, तो 6 आई कैप प्लस के 8 जे कैप। ये अपना क्या निकल के आ गया, इसका उत्तर निकल के आ गया, सही उत्तर। ओके, वरना पता नहीं भी कर सकते आप। इसके अलावा 2 क्वेश्चन हैं ये, इसमें बोला है कि इज दिस यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर क्या होता है, जिसका परिमाण 1 होता है, जिसका परिमाण 1 होता है ना। अब इसका सही जवाब है ये, और इसका सही जवाब आपको निकालना है। वैसे इसका उत्तर है ना, रुको पहले, 1 का वर्ग होता है 1, 1 का वर्ग होता है 1, 2 का वर्ग होता है 4, 1 और 1 2, 4 और 2 6, हाँ इसका वर्ग है ना। ये एक यूनिट वेक्टर नहीं, फाइंड द वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ, चलो इस क्वेश्चन को हटाओ, इसको सही उत्तर है 1, इज दिस यूनिट वेक्टर। हाँ ये एक यूनिट वेक्टर है और ये एक यूनिट वेक्टर नहीं है। यूनिट वेक्टर वो होता है जिसका परिमाण कितना निकल के आता है, एक। परिमाण का सूत्र मैंने बता दिया है, ये क्वेश्चन आपका होमवर्क है, इसको आपको करके लाना है घर से। ओके, तब तक के लिए गुड बाय, मिलता हूँ आपसे किसी अगली वीडियो में।